तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे NHPC लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। कंपनी डैम्स और पानी के थ्रू बिजली बनाने का काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी का। सबसे पहले कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी में सस्ते दाम पे मिल रही है या फिर महंगे दाम पे मिल रही है। दूसरा, जैसे हमने पहले ही बात की थी, हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है, वीडियोज़ ऑन डिमांड। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इस वीडियो के या हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और उस कंपनी का पूरा नाम लिख के दे दीजिए हमें, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दें। तो हम बात करते हैं अपनी कंपनी की। तो NHPC लिमिटेड क्या है? गवर्नमेंट की महारत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्ट्रेटेजी वाइज कंपनी जो गवर्नमेंट इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपनी की जो सारी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार काफ़ी सारे अपने आगे के प्लान भी करती है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी पावर जनरेशन काम करती है हाइड्रो पावर के थ्रू, और आगे जो यूटिलिटीज कंपनी होती है उनको बल्क में पावर बेचती है जो आगे फिर घरों में सप्लाई करते हैं। तो कंपनी का जो मेन काम है वो पावर जनरेशन का है। उसके अलावा कंपनी और भी बिजनेस में है, उसमें कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती है। अगर किसी और कंपनी को अपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या उससे कंसल्टेंसी लेनी है तो कंसल्टेंसी कंपनी देती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी लेती है और साथ साथ ट्रेडिंग ऑफ पावर भी कंपनी करती है। तो जनरेशन के अलावा ये दूसरे काम भी थोड़े बहुत कंपनी करती है। दूसरी बात, अभी हम बात करें तो मेनली कंपनी हाइड्रो पावर में काम करती है, लेकिन जो कंपनी के फ्यूचर प्लान है या फोकस है वो अब कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट कर दिया। यानी कंपनी जो सोलर पावर के जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी काफ़ी सारे ऑलरेडी इसमें पावर प्लांट लगा चुकी है और आने वाले फ्यूचर में कंपनी का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये तो हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कंपनी की पावर जनरेशन कैपेसिटी की। जो कंपनी पावर जनरेशन करती है, कंपनी कितनी कैपेसिटी है, क्या प्लांट का हिसाब किताब है कंपनी का। तो बात करें अभी कंपनी के पास में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो ऑलरेडी रनिंग में है वो है 7097 मेगावाट्स की, और इसके अंदर हाइड्रो पावर के जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 6971 मेगावाट्स। और कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स बनाए, जो सोलर वाले बनाए हैं, उनकी जो अभी जनरेशन कैपेसिटी है 126 मेगावाट्स की है। ये कंपनी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी है। कंपनी के पास में 25 पावर स्टेशन है और 13 स्टेट के अंदर कंपनी के सारे प्लांट लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का नेटवर्क है। बात करें टोटल कैपेसिटी जो कंपनी होल्ड करती है वो इंडिया के हिसाब से कितनी है, तो टोटल जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया के अंदर है हाइड्रो पावर में उसका 15% कंपनी होल्ड करती है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, काफ़ी अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी होल्ड करती है। तो ये तो होगी ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है। बात करें कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो अभी कंपनी ऑलरेडी 15 सोलर और हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रही है, और इसके थ्रू जो कंपनी एडिशन करेगी वो 10,449 यानी कि 10,500 के आसपास बात करें तो वो मेगावाट की कैपेसिटी और ज़्यादा कंपनी इंक्रीज कर लेगी आने वाले फ्यूचर में। उसमें कंपनी कुछ ज्वाइंट वेंचर्स में काम कर रही है और कुछ सब्सिडी कंपनीज हैं, सबको मिला के 10,500 मेगावाट के आसपास कंपनी कैपेसिटी आने वाले फ्यूचर में अपनी बढ़ाना चाह रही है। और इसके लिए बात करें तो 10,857 करोड़ रुपए का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी करेगी और फिर आगे और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इन सारा प्रोजेक्ट को कमीशन करेगी जल्दी से जल्दी। फिर बात करें कंपनी के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, जैसे बात की थी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना फोकस बढ़ा रही है। तो अभी फरवरी 2024 में एक नया प्लांट कंपनी ने कमीशन किया है राजस्थान के अंदर, और इसके अंदर कंपनी 380 मेगावाट की कैपेसिटी होल्ड करती है। और 2023 में एक ऑलरेडी कंपनी प्लांट कमीशन कर चुकी है, उसमें 320 मेगावाट की कैपेसिटी है। दोनों मिला के 700 मेगावाट की कैपेसिटी कंपनी अपनी बना चुकी है सोलर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू। और कंपनी में ऑलरेडी राइट्स हैं वो 2000 मेगावाट के हैं। तो कंपनी 2000 मेगावाट तक अपना जो एक्सपेंशन है सोलर पावर प्रोजेक्ट का ये भी कर सकती है। तो ये बात होगी कंपनी के ऑलरेडी जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, और जो कंपनी आने वाले टाइम में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाह रही है उसकी। अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की, कंपनी क्या क्या मेनली स्ट्रेंथ्स हैं। तो सबसे पहले बताएं तो सबसे पहले कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ है वो है कॉस्ट प्लस टैरिफ्स। कॉस्ट प्लस टैरिफ की वजह से कंपनी में स्टेबल कैश फ्लोज आते हैं और अश्योर्ड रिटर्न आती है। इसका मतलब क्या है, एक एजेंसी है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, ये कमीशन जो है ये डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो भी सप्लाई होगी, जो भी ये जनरेशन के बाद में बेचा जाएगा, उसके टैरिफ किस तरह से रहेंगे। और उसके अंदर ये कॉस्ट प्लस टैरिफ पे काम करते हैं, यानी कि जो भी
कॉस्ट आएगी उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज होगी जो उस कंपनी को मिलेगी। यानी कि अगर 25 साल का 20 साल का आगे कॉन्ट्रैक्ट है पावर सप्लाई का, तो अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो बायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। कंपनी के जो रिटर्न्स है वो फिक्स रहते हैं। इसका फायदा क्या है कि एक तो अगले 20-25 साल का अगर पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया तो सेल्स भी कंपनी की रेगुलर हो जाएंगी, उतना माल उनका जाएगा, प्लस जो कमीशन है या जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स है कि ठीक है इतना परसेंट हमको लेना है। अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सामने वाला बेयर करेगा, कंपनी की कॉस्ट के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं है कि हाँ उसको खुद से बेयर करना है या उनको प्रॉफिट कम करना है, कुछ नहीं है। तो फिक्स कंपनी को पैसा मिलता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का। फिर जैसे बात की पीपीएज हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट होता है कि जो यूटिलिटी कंपनी इनसे खरीदती हैं तो उनसे पहले ही 20 साल 15 साल 25 साल के एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो सेल्स भी कंपनी कंफर्म रहती हैं। तो इस वजह से कंपनी का उसमें पैसा काफ़ी अच्छा आता है, ऑपरेटिंग में कैश की कोई दिक्कत नहीं आती, सब चीज़ें कंपनी की अच्छी चलती हैं। दूसरी बात है जो मेन स्ट्रेंथ है वो है कंफर्टेबल लीवरेज एंड कवरेज मैट्रिक्स। अब ये जो कंपनी है ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करती है जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी उसको लोन भी लेना पड़ता है, अपने पास से पैसा लगाना पड़ता है। तो जो कंपनी बात करें कैपेक्स की बात कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, तो उसकी डेट में आज में कंपनी जो है लोन के हिसाब से डेट के हिसाब से कंफर्टेबल पोजीशन में है कि बहुत ज़्यादा डेट कंपनी ने नहीं लिया हुआ है और जो इंटरेस्ट को पेमेंट भी करना है उसकी कवरेज भी अच्छी से खासी कंपनी के पास में है। तो डेट या लोन की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लोन लिया हुआ है और कंपनी ज़्यादा दिक्कत में आ सकती है। तो डेट वाइज भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा नहीं है और साथ साथ बात की थी ऑपरेटिंग भी कंपनी की बढ़िया चल रही है। फिर बात करें तीसरी स्ट्रेंथ की, तो गवर्नमेंट सपोर्ट एंड मेजोरिटी ओनरशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कंपनी के अंदर 71% का काफ़ी हाई स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और साथ में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी है कि ठीक है कैसे काम करना है, कहाँ आगे प्लांट बनाने हैं, किस तरह से सब चीज़ें रखनी है, वो सब भी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनको प्रोवाइड करती है। साथ साथ बात करें फाइनेंशियल की, तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है तो इस कंपनी को लंबे टेन्योर के लिए लोन मिल जाता है, ज़्यादा लोन मिल जाता है और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो कंपनी को जो भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, नए प्लांट बनाने हैं, उसको अपनी कंपनी जो है वो आराम से हैंडल कर लेती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी कुछ वीकनेसेस के बारे में। और कंपनी की पहली वीकनेस है एग्जीक्यूशन रिस्क ड्यू टू प्रोजेक्ट अंडर इंप्लीमेंटेशन। अब जो प्रोजेक्ट्स कंपनी बात करें कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें क्या है अभी सिर्फ पैसा लग रहा है कंपनी का, आ तो वहां से कुछ नहीं रहा, प्रोजेक्ट बनेंगे फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू होगी तब वहां से कुछ पैसा आना शुरू होगा। तो मेन बात क्या है कि एक तो प्रोजेक्ट वो टाइमली शुरू होना चाहिए, कंपनी को पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, तभी कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कमीशन कर पाएगी। लेकिन जैसे हमने बात की कंपनी का ऑलरेडी प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से सेट है, पहले से कितना पैसा मिलना है, सेल्स भी ठीक है, तो कंपनी में रेगुलर पैसा आता है तो कंपनी अपने काम इजीली कर लेगी। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी पुरानी कंपनी है, पहले से कंपनी को काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो उस हिसाब से देखें तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी लग रहा है कि हैंडल कर लेगी उनको। और दूसरी बात कि पैसे की भी अवेलेबिलिटी कंपनी में इजीली हो जाती है तो कंपनी प्रोजेक्ट कर लेगी। लेकिन फिर भी एक रिस्क में है कि हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, जब वहाँ से सेल्स आनी शुरू होंगी तभी कंपनी को मिलेगा, अदरवाइज अभी क्या है सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का वहाँ जा रहा है। दूसरी बात करें तो दूसरी वीकनेस है काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। अब कंपनी क्या है पावर जनरेशन करके स्टेट यूटिलिटीज को अब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, फिर वहाँ से पैसा बाद में आता है, तो बहुत सारे चीज़ें कई बार क्या होती हैं कि पेमेंट ड्यू हो जाती है कंपनी की। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की जो स्टेट यूटिलिटीज़ हैं वहाँ से कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसा रुका हुआ था और काफ़ी बाद में उस पैसे कंपनी की रिकवरी कर पाई है। तो अगर कंपनी को टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऑपरेशन प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है काम सब ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी को अपनी जो रिकवरी है वो अच्छे से मैनेज करके रखनी पड़ेगी, तभी कंपनी स्टेबिलिटी के साथ अपना काम कर पाएगी। तो दो ये मेन कंपनी की वीकनेस भी है कंपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ। फिर बात करें कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की, तो हमने देखा अपने सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा कंपनी के साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट है। साथ साथ बात करें तो पावर परचेज एग्रीमेंट है, तो अगले 20 साल तक 25 साल तक का बिजनेस पहले से अश्योर्ड है और साथ साथ कॉस्ट प्लस टैरिफ होने की वजह से उसका प्रॉफिट भी अश्योर्ड है, कितना पैसा उनको मिलेगा। दूसरा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है और ऐसी कमोडिटी है जो सबको चाहिए, आने वाले टाइम में डिमांड बढ़नी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है और साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह की जो चीज़ें आ रही हैं उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई डिमांड चाहिए वो बढ़ेगी। तो बिजनेस वाइज बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स बाकी सारे पैरामीटर कंपनी कैसी दिखाई दे रही है। और यहाँ पिछले 5 साल कंपनी का डेटा देखें तो सबसे पहला हम पैरामीटर चेक करते हैं होता है कंपनी का रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 9,000 करोड़ के आसपास, जो कि अब बढ़ के 10,600 करोड़ पे हो गए हैं।
और पिछले 5 साल में लगातार देखें तो 9,000 10,000 के आसपास ही कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में नहीं आई है, स्टेबल से ही कंपनी के रेवेन्यू है। अब जैसे बात हो रही है कि आगे कंपनी रिन्यूएबल सोर्सेज में जा रही है, आगे नए नए प्लांट बना रही है, तो मे भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन पिछले 5 साल देखें तो स्टेबल से ही कंपनी की सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी होल्ड करती है। 55% के आसपास की कंपनी की एवरेज आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और इसका रीज़न वही जो हमने आपको बताया था कि कॉस्ट प्लस टैरिफ है। पहले से डिसाइडेड है कि कॉस्ट कितनी बढ़ेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आगे उसको ट्रांसफर करेंगे और जो हमारा फिक्स प्रॉफिट है वो हमें मिलेगा। इस वजह से कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है मार्जिन के मामले में। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो आप देखोगे 2800 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2019 में, जो कि अब बढ़ के 4200 करोड़ पे हो गया है। तो प्रॉफिट के मामले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखाई है। तो सेल्स जरूर उतनी बड़ी नहीं बढ़ी है कंपनी की, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल में से 2 साल में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है। उसका रीज़न क्या है, 2020 के अंदर तो पहले से ही आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें कोरोना की वजह से बंद हो गई थी, तो सबको ही प्रॉब्लम आई है। और अगर हम बात करें 2023 में, 2023 में भी नेगेटिव गया है। इसमें कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने काफ़ी बढ़ाए हैं। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेटा यहाँ पे देखोगे तो 1360 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था 2019 के अंदर, फिर 2022 में 3700 करोड़ पे, और 2023 में एकदम से बढ़ के 5000 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। तो कंपनी को नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, सब चीज़ें करनी है, तो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है, इसलिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव गया है। तो ये भी देखें तो एक कंसर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी है जिसको बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो वो भी एक रिस्की कंपनी होती है। अगर पैसा नहीं मिला तो सारे प्रोजेक्ट क्या है वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इसी वजह से कंपनी जो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज़ करती हैं वो थोड़ी रिस्की कंपनी ही होती है हमारी तरफ से। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ देखें तो बहुत ही एक्सीलेंट अच्छा बात करें तो डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है। 50% की एवरेज है कंपनी की डिविडेंड, यानी कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो 50 रुपये एज ए डिविडेंड पेमेंट कर रही है, बाकी 50% प्रॉफिट अपने पास रख रही है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरी चीज़ों के लिए। तो कुल मिला के तो अभी तक काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करें हम अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो, जिसमें पता लगता है कंपनी ने लोन कितना लिया है और इक्विटी के थ्रू कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। और अभी कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0.77। तो थोड़ा देखें तो कंपनी हाई डेट की तरफ ही जाती है। 0.5 से अगर ज़्यादा किसी भी कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो होता है तो उसको थोड़ी रिस्की कंपनी ही मानते हैं। और अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी जो हर साल पैसा पेमेंट करना है एज एन इंटरेस्ट, उसके कितना गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है, जिससे कंपनी आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। और आप देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही बढ़िया है। 12 टाइम्स कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है, जिससे वो अपना इंटरेस्ट आराम से पे कर सकती है। दूसरा, जैसे मैंने बात की थी, सरकारी कंपनी है तो लोन भी लिया हुआ है, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो इसलिए हमने बात की थी कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। ये अगर कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी होती तो मे बी हायर रिस्क में जाती है, लेकिन कोई कंपनी लोन होल्ड करती है बट वो लोअर इंटरेस्ट पे और काफ़ी कंसेशन के साथ कंपनीज को मिलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क में कंपनी ये नहीं है डेट के हिसाब से। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले साल का 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि हमारे बेंचमार्क से कम है। 15% से कम कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है, तो वहाँ पे देखें तो लोअर साइड पे है। और पिछले 5 साल का भी हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज देखें तो यार है 10% का। तो रिटर्न इक्विटी मामले में देखें तो कंपनी इन्वेस्टर के पैसे पे बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है अभी। तो उस हिसाब से देखें कंपनी के सारे फाइनेंशियल, तो अगर हम ओवरऑल रेटिंग करें तो अच्छे ही फाइनेंशियल कहे जाएंगे। कंपनी के सेल्स में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, लेकिन कंपनी प्रॉफिट अच्छे से जो है अपना मैनेज कर रही है। साथ साथ बात करें तो डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज ए मतलब बात की जिससे आपके बिजनेस में कंपनी है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल कंपनी के हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। और किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो को ही हम एक कंपनी की असली अर्निंग मानते हैं। और यहाँ हमने डेटा निकाला था कंपनी के फ्री कैश फ्लो का। तो पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो देखें तो 2021 में कंपनी के पास था 3012 करोड़ रुपये, 2022 में 888 करोड़ रुपये, और 2023 में नेगेटिव गया है 268 करोड़ रुपीज़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका एक एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 1200 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग कंपनी हर साल 1200 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से इस पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है 60,000 करोड़ रुपये,
यानी कि ऐसी कंपनी जो 12,000 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 60,000 करोड़ रुपए। अब ये तो आई पूरी कंपनी वैल्यू। अब हमें पर शेयर की वैल्यू चेक करनी है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, तो इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आती है 60 रुपये। यानी कि हम 60 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से NHPC लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन वही बात है कि अगर हम सारे पैसे देके, पूरे पैसे देके और एक्स्ट्रा पैसे दे करके हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो भी आने वाला रिस्क है वो इंक्रीज हो सकता है। हम यहाँ पे अपना पैसा बढ़ाने के लिए आए हैं, ना कि कंपनी को पैसे दान में देने के लिए या दूसरे लोगों से लॉस उठाने के लिए। तो अगर हमें अच्छे से अपना पैसा बढ़ाना है तो हमें थोड़ा पेशेंस रख के और सही डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने पैसे को अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे। दूसरी बात, जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। जरूरी थोड़ी ऐसा ही बिजनेस रहेगा कंपनी का, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो कल को आ जाएं, कोई कंपनी का गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो जाए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता। जो हमने फ्री कैश फ्लो चेक किया है, प्रॉफिट मार्जिन चेक किया, वो सब क्या पास रिकॉर्ड है। तो आने वाले जो भी रिस्क हैं उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर कंपनी का जो भी फेयर प्राइस आता है उसके 50% कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकें और कंपनी को भी सस्ते दाम पे खरीद सकें। तो अभी हमने कंपनी की फेयर निकाली 60 रुपये, उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी होगा 30 रुपये। तो अगर हम 30 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो सस्ते दाम पे भी खरीद लेंगे कंपनी को, और साथ साथ जो हमारे रिस्क हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल क्या रहा है। तो बात करें आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो 97-98 के आसपास आ रहे हैं, 100 रुपये मान लें मोटा मोटा। तो 100 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है आज की डेट में, और हमने निकालता है फेयर वैल्यू 60 रुपये और मार्जिन सेफ्टी था 30 रुपये। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। 1.5 गुना प्राइस चल रहा है शेयर्स का जो उसकी फेयर वैल्यू उसके हिसाब से, और 3 गुना प्राइस हो गया कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। अब वही बात है कि कंपनी हमने अच्छे से चेक कर ली, डेटा चेक कर लिया, लेकिन कंपनी का निकली ओवर वैल्यूएशन में। क्यों निकली है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि सबको पता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसलिए कंपनी इस तरह की जो हमेशा ही जाते देखें तो ओवर प्राइस मिलती है। दूसरी बात, आज की डेट में ऑलरेडी मार्केट काफ़ी हाई चल रही है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। तो जब पूरी मार्केट हाई रहती है तो सारी कंपनी के शेयर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत जो है वो बेकार जाएगी। इस कंपनी को हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब मार्केट वापस से डाउन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, या लोगों के सेंटीमेंट कम हो जाएंगे इस कंपनी के थ्रू, तो भी इस कंपनी में जो है शेयर प्राइस गिर सकता है, तब हम इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, इसी अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। दूसरी बात, हमने कंपनी को पूरा रिसर्च करके रख लिया। क्यों रख लिया? कि आने वाले टाइम में जब हमें मौका मिलेगा, जब हमें सही प्राइस पे कंपनी मिलेगी, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से हमने रिसर्च करके रखी है कौन सी कंपनी खरीदनी है, किस प्राइस पे खरीदनी है, तो ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना हमारे लिए, जब जो बात करें तो मार्केट जब गिरेगी। दूसरी बात कि अकेली यही कंपनी नहीं है, और बहुत सारी कंपनी है, हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिल रही हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ मिल रही हैं, और बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी हम काफ़ी कंपनीज की वीडियो बना चुके हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी का डिटेल हमने अच्छे से चेक कर लिया, कंपनी बढ़िया है, सब चीज़ें, लेकिन अभी हम वेट करने पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो कंपनी अच्छी है, बिजनेस स्ट्रांग है, पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो आप बिल्कुल उसके शेयर होल्ड कर रखिए। कोई दिक्कत नहीं है कि शेयर प्राइस कम है, ज़्यादा है। प्रॉफिट जैसे जैसे कंपनी का इंक्रीज होता है, लॉन्ग टाइम में उसका शेयर प्राइस उसको फॉलो करता ही करता है, जो कि आप देखोगे पुराने हिस्ट्री के हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी बार आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।